हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 13 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त ने मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद को 322 ईस्वी पूर्व में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त एक साम्राज्य विस्तारक के रूप में जाना जाता है और इसके साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य इसका चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इसका गुरु भी था, क्योंकि चंद्रगुप्त कौटिल्य को यानी चाणक्य को अपना गुरु मानता था। चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपना लिया था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को और रक्तपात ने अशोक को युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाने को प्रेरित किया और इसके बाद अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा की और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख में प्राकृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अशोक के द्वारा 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख एवं कई छोटे छोटे शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी कराए गए हैं। उसमें उसने प्राकृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है और लिपि में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग पूर्वी भारत, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पश्चिमोत्तर भारत एवं ग्रीक एवं अरमाइक लिपि सीमांत प्रांत में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 411 ईस्वी में आया। फाहियान का भारत आने का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और प्रमुख बौद्ध स्थानों को देखना था। फाहियान 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था, भारत में रुक के। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने 100 गांवों को नालंदा के खर्च के लिए दान में दिए थे। अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो यह अवरक्त तरंग है। अवरक्त किरणें उसमें विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका प्रयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये 3 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। भारतीय विधि आयोग भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारतीय विधि आयोग के कार्य देखते हैं। यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें तुरंत निरस्त करना चाहिए। राजनीति के आलोकन में मौजूद कानूनों की जांच करना तथा सुधार के तरीकों को सुझाव देना तथा संविधान के प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये भारतीय विधि आयोग के कार्यों में शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज कहाँ बनाया जाता है? तो ये होशंगाबाद में बनाया जाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में है और नेपा नगर, मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज का मिल है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने जगहों पर नोट छापने का काम किया जाता है? तो भारत में कुल 4 जगहों पर नोट छापने का काम किया जाता है। भारत में 4 जगहों पर नासिक, देवास, मैसूर एवं सालाबोनी, पश्चिम बंगाल में नोट छपाई का काम किया जाता है। देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को हवा में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो यह फास्जिन प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर फास्जिन प्राप्त होता है। फास्जिन का रासायनिक नाम कार्बोनिल क्लोराइड है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सक में निश्चेतक के रूप में होता है। अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और इन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है और यहाँ जैव विविधता सदाबहार वन का संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है।
अगला प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है भारत में? तो ये भारत के बेंगलुरु में स्थित है, लेकिन मूल रूप से ये मूल सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के दक्षिण सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये त्रिपुरा में शुरू की गई है। 24 जून 2020 को त्रिपुरा सरकार ने कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो इनका संबंध ऋग्वेद से है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं, और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा ने राजस्व के सिद्धांत की चर्चा राजा के द्वारा किया गया है तथा इसी ब्राह्मण ग्रंथ से राजसूय की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 333 में किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 331 में किया गया है। और अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 332 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, सार्क देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क देशों की संख्या 8 है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन की अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत में नियोजन की अवधारणा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा विकसित किया गया। 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कोपरनिकस के द्वारा यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो ये चंद्रमा को एक खगोलीय पिंड है जिसे रात की रानी कहा जाता है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार है जो अत्यधिक समृद्ध माना जाता है और यह भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है जो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, यानी आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इससे घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।